हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2008 में आई अंडररेटेड फ्रेंच साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म मार्टर्स का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर और डायरेक्टर हैं पास्कल लायर। ये फ्रेंच एक्सट्रीम सिनेमा का पार्ट है, इसलिए इसमें आपको ढेर सारा ब्लड, गोर और वायलेंस देखने को मिलेगा, यानी कि बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है। वीडियो के एंड में मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताने वाला हूँ इस मूवी से रिलेटेड। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 1971 में। हम देखते हैं लूसी जूरिन नाम की एक लड़की को, जो कि काफी बुरी हालत में एक पुराने स्लॉटर हाउस से निकलकर भाग रही थी। इसे देखकर ही पता चल रहा है कि ये यहाँ पर कैद थी और इसे काफी टॉर्चर किया गया था। खैर वो बचकर निकल गई और इसे भेज दिया गया एक ऑर्फनेज में, लेकिन उस इंसिडेंट ने इसे परमानेंट डैमेज दे दिया। अब ना ही वो खेलती है और किसी से बात भी नहीं करती। कुल मिलाकर इसका बचपन इससे छिन गया, जो कि दोबारा कभी वापस नहीं आएगा, जबकि बुरी यादें हमेशा इसके साथ रहेंगी। कुछ टाइम बाद उसकी एक दोस्त बन जाती है एना, जो कि खुद भी अब्यूज का शिकार थी। वो सिर्फ एना से ही बात करती थी, इसलिए पुलिस चाहती है कि एना उनकी मदद करे मुजरिमों को पकड़ने में, लेकिन लूसी को कुछ भी नहीं पता। जहाँ वो बंद थी वहाँ काफी अंधेरा था, इसलिए उसे कुछ भी ठीक से याद नहीं। अब ध्यान देने लायक बात यह है कि जो पुलिस वाला एना से पूछताछ कर रहा है वो पुलिस वाला नहीं लग रहा। खैर एना वापस जाती है अपने रूम में, जहाँ लूसी घबराई हुई बाथटब में रो रही थी। साथ ही उसने अपने हाथों को भी काफी इंजर्ड कर रखा था, लेकिन वो कह रही थी कि ये मैंने नहीं किया। रात में भी उसे चैन नहीं मिल रहा था। अचानक उसकी आंख खुल गई, क्योंकि उसे किसी की आहट महसूस हो रही थी। चेक करने पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता, लेकिन अचानक तभी कोई उसके पीछे से गुजरा, जिससे वो टेरिफाइड होकर बेड में घुस गई, लेकिन उसने इसका पीछा नहीं छोड़ा। वो थी एक औरत जो कि कहीं से भी इंसान नहीं लग रही, और इसी ने लूसी के हाथों को इंजर्ड किया था। ये कौन है वो तो हम आगे ही जान पाएंगे। अब हम आ जाते हैं सीधा 15 साल आगे, और हम देखते हैं बेलफोंट्स फैमिली को, जो कि काफी आम सी फैमिली है। इसमें है गैब्रियल, उसका हस्बैंड और 2 बच्चे, एंटन और मरी। मरी स्विमिंग चैंपियन है, उसकी फोटो अखबार में छपती रहती है। संडे के दिन वो सब फैमिली टाइम बिता रहे थे, तभी अचानक डोरबेल बजती है और डैड जाता है चेक करने, लेकिन दरवाजा खोलते ही किसी ने शॉटगन से उसे उड़ा दिया, और साथ ही गैब्रियल को भी। यह है लूसी, जो कि अब काफी बड़ी हो गई है और यही है अपना बदला लेने। मॉम डैड को मरा देखकर मरी तो वहां से भाग गई, लेकिन एंटन वहीं पर फंस गया। लूसी उससे पूछते कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे मॉम डैड ने क्या किया। शक्ल से तो लग रहा है कि वो नहीं जानता, फिर भी लूसी ने उसे भी मार दिया। आगे उसे मरी भी मिल गई, जो कि छुपी हुई थी बेड के नीचे, और यहाँ मरी तो मरी समझो। मौका देखकर वो भागने का ट्राई करती है, लेकिन भाग नहीं पाती। लूसी ने उसे भी शूट कर दिया। कुछ ही सेकंड्स के अंदर एक हंसती खेलती फैमिली तबाह हो गई। इसके बाद वो गैब्रियल की बॉडी को झिंझोड़ कर पूछ रही थी कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इससे हम समझ सकते हैं कि बचपन में गैब्रियल ने ही इसे टॉर्चर किया था, जिसकी सजा मिली पूरी फैमिली को, और लूसी ने इसका पता लगाया अखबार से। अखबार में इसकी फोटो देखकर लूसी ने इसे पहचाना और यहाँ पर आ गई। 15 साल बाद इसने अपना बदला ले लिया, लेकिन सेटिस्फाइड अब भी नहीं लग रही। उसने फोन का यूज करके एना को कॉल कर दिया, जो कि उसी की कॉल का वेट कर रही थी, और यह हम सब कुछ समझ गए। लूसी कंफर्म करने यहाँ पर आई थी कि ये वही औरत है या नहीं, ताकि ये पुलिस को बता सके, लेकिन इसने डायरेक्ट उनका फैसला कर दिया, जो कि इनके प्लान में शामिल नहीं था। इसलिए एना भी हैरान है। लूसी भी यही सब सोच रही थी, तभी अचानक उसे किसी की आहट महसूस हुई। वो कहती है कि मैंने इन्हें मार दिया, और ये वो कह रही है उसी लेडी से। उसने आज तक इसका पीछा नहीं छोड़ा। यहाँ वो बुरी तरह लूसी को धोने लगी, साथ ही उसकी पीठ पर कई कट्स लगा दिए। लगता है इसका काम उसे पसंद नहीं आया। उससे जान बचाकर वो बाहर निकल गई, और भागते हुए वो टकरा जाती है एना से। लूसी को शांत करके एना ने उसका हाथ कवर कर दिया। इसके बाद वो जाती है चेक करने, लेकिन घर में लाशों के सिवाय कोई भी नहीं था। डेड बॉडीज देखकर एना का मूड खराब हो गया था, क्योंकि इन्हें मारना कभी इनके प्लान में था ही नहीं, और वो भी बच्चों को। एना को लग रहा है कि लूसी ने गलत किया, क्या पता ये फैमिली निर्दोष हो, ये ख्याल उसे डरा रहे थे। लूसी दरवाजे के बाहर ही उसका वेट कर रही थी, इसलिए खुद को संभालते हुए वो बाहर आ गई। उसके कट्स को स्टिच करके दोनों ने मिलकर उन लाशों को बाथरूम में रख दिया, क्योंकि आगे का सोचने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। यहाँ दोनों के बीच एक रोमांटिक मोमेंट बन जाता है, यानी लूसी एना का प्यार है, ये किसी भी हालत में उसे बचाएगी, जो कि 15 सालों से करती आ रही है, इसके पागलपन को झेलते हुए। रात में अचानक लूसी की आंख खुल गई, तो वो देखती है कि एना एक एक करके उन लाशों को ठिकाने लगा रही थी, जैसा कि मैंने कहा था। वो वापस अंदर आती है बाकी बॉडीज लेने, तभी अचानक वो देखती है कि गैब्रियल उसे देख रही थी, क्योंकि वो जिंदा है। एना उसे शांत रहने के लिए कह रही थी, लेकिन ये उसके बस में नहीं था। वो काफी दर्द में थी, इसलिए उसकी आवाज लूसी तक पहुंच गई। उसे सुनकर वो भी वहां पर आ गई थी, लेकिन एना ने उसे शक होने नहीं दिया। मरी की लाश लेकर वो बाहर जाती है, तभी अचानक लूसी की चीख सुनकर उसे वापस अंदर आना पड़ा। ऊपर लूसी तड़प रही थी, और उसके सामने थी वही मिस्टीरियस लेडी, मानो उसे कुछ चाहिए, जो कि उसे नहीं मिला। वो लूसी पर हमला किए जा रही थी, तभी एना दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाती है, और जल्दी से उसे लेकर वो बंद हो गई एक दूसरे रूम में। यहाँ उसे पास के फ्लैशबैक्स आ रहे थे कि कैसे वो उस कैद से बाहर भागी थी, और यहाँ हमें भी काफी कुछ क्लियर हो गया।
जब वो भाग रही थी तो उसने वहाँ कैद एक लेडी को देखा था जिसकी हालत उससे भी ज्यादा बुरी थी। उसके मुंह को स्टिच किया हुआ था ताकि वो चिल्लाए ना। फिर भी वो लूसी से हेल्प मांग रही थी, लेकिन लूसी को बिना उसकी हेल्प किए वहाँ से भागना पड़ा और यही वो गिल्ट है जो उसे जीने नहीं देता। वही लेडी से दिखाई देती है और वो इसे नुकसान पहुंचाती है क्योंकि इसने उसे नहीं बचाया। लूसी को लगता था कि अगर वो उन सबको मारकर बदला ले लेगी तो शायद ये लेडी उसका पीछा छोड़ दे क्योंकि तब इसका भी बदला पूरा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो अभी से हर्ट कर रही है और इसका रीजन आप जानते हो, क्योंकि गैब्रियल अब भी जिंदा है। खैर, खुद को संभालने पर लूसी नोटिस करती है कि वो रूम में लॉक्ड है और एना वहाँ से गायब है क्योंकि वो तो गैब्रियल को बचाने में लगी है। वो उसे लेकर वहाँ से निकल रही थी, लेकिन तभी वहाँ आ जाती है लूसी जो कि उन्हें जाने नहीं देगी। इस बार वो गैब्रियल का खेल खत्म कर देती है एक हथौड़े से उसके सर को क्रश करके, और अब बारी थी एना की। डॉक्टर इसे पागल समझ रहे थे, जो कि है भी, लेकिन अब इसकी सच्ची दोस्त भी बाकियों जैसी हो गई और ये बात इसे हजम नहीं हो रही। यहाँ वो आराम से उसकी जान ले लेती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि एना ने 15 साल उसका साथ जो दिया। तभी वो मिस्टीरियस लेडी भी तड़पते हुए वहाँ पर आ गई। तब लूसी कहती है कि वो फाइनली मर गए। ये कहती है वो थोड़ा आगे जाकर बैठ जाती है और अब वो दोनों आमने सामने थे। ऐसा लग रहा था कि वो लेडी अब खुश है। तभी उसने लूसी के हाथों को बुरी तरह इंजर्ड करना शुरू कर दिया और वो उसे रोक भी नहीं रही क्योंकि वो खुद ही यह सब कर रही है। जी हाँ, असल में कोई लेडी है ही नहीं, वो बस रहती है इसके दिमाग में। असल में इसकी गिल्टी से मार रही है। भले इसने पूरी फैमिली को मार दिया, लेकिन जब हेल्प करनी थी तब इसने नहीं की थी, इसलिए इसका गिल्ट खत्म नहीं हुआ। यानी कि वो लेडी गायब नहीं हुई। ये लेडी तभी उसका पीछा छोड़ेगी जब उसकी गिल्ट खत्म होगी, और गिल्ट तब खत्म होगी जब वो खुद खत्म होगी। इससे पहले कि एना कुछ समझ पाती, वो अपना गला काट लेती है और कुछ इस तरह वो भी चल बसी। एना उसके पास जाकर रो रही थी, लेकिन इससे वो वापस नहीं आने वाली। कम से कम उसकी सफरिंग एंड हुई। अब लूसी की बॉडी को उसने अंदर लाकर रख लिया। अगली सुबह एना ने अपनी मॉम के पास फोन लगाया हुआ था क्योंकि फिलहाल इसे काफी जरूरत है, और ये वही मॉम है जिसने बचपन में इसे काफी अब्यूज किया था। खैर, बात करते हुए उसे दिखाई देता एक सीक्रेट पैसेज जो कि जा रहा था नीचे जाते उसके होश उड़ गए क्योंकि वो एक अच्छा खासा चेंबर था जिसमें कई विक्टिम्स की फोटोज लगी हुई थी। वहाँ एक और रास्ता था जो कि और नीचे जा रहा था और वो लॉक था, लेकिन चाबियां वहीं पर मौजूद थी। लॉक खोलकर वो नीचे जाती है तो उसकी सांसें रुक जाती हैं क्योंकि वहाँ एक लेडी को कैद किया हुआ था जिसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी थी। बॉडी पर सैकड़ों कट्स लिए वो लेडी ना जाने कब से यहाँ पर कैद है। उसकी आंखों को भी परमानेंट कवर किया हुआ था और स्क्रू धसे हुए थे उसकी खोपड़ी में, जिन्हें निकालने में कितना दर्द होगा इसे इमेजिन भी करना मुश्किल है। वो कुछ बोल भी नहीं रही, लेकिन यहाँ एना को क्लियर हो गया कि उसने बेकार ही लूसी पर शक किया और बेकार ही गैब्रियल को बचाने की कोशिश की। वो फैमिली सच में ये काम कर रही थी। अब एना ने उस लेडी को वहां से निकालकर ठंडे पानी में लेटा दिया, पर इतना काफी नहीं था। वो एक एक करके उसके स्कल में धसे हर एक स्क्रू को निकालकर उसे फ्री कर देती है, जिससे पूरा बाथ टब रेड हो गया था। अब जाकर उसे समझ आया कि आखिर लूसी किस टॉर्चर से गुजरी थी। खैर, इसी बीच उसकी आंख लग गई थी जो कि अचानक खुली उस लेडी की चीखों से, और वो जाकर देखती है कि लेडी अपना हाथ काट रही थी, जिससे साफ पता चलता है कि वो जीना नहीं चाहती। एना के रोकने पर वो बाहर आकर अपना सर दीवार में घिसने लगी। तभी अचानक कोई उसका सर उड़ा देता है, जिसे देख एना भी हैरान थी। वो थी एक लेडी जो कि अपने कई साथियों के साथ वहां पर आई थी क्योंकि किसी ने फोन नहीं उठाया। एना को वो नीचे ले जाकर बांध देते हैं और सारी बॉडीज को डाल देते हैं पिट में। इसके बाद वहां आती है उनकी लीडर मैडम मोसेल, और यहाँ हमें सब कुछ क्लियर हो गया। ये एक सीक्रेट सोसाइटी है जो कि जवान लड़कियों को पकड़कर उन्हें सिस्टमैटिक तरीके से टॉर्चर करते हैं क्योंकि ये बनाना चाहते हैं एक मार्टर, ग्रीक में जिसका मतलब होता है विटनेस यानी कि गवाह। एक ऐसा गवाह जो सारा दर्द और सफरिंग झेल कर इस सबसे ऊपर उठ जाए और उसे दर्द महसूस हो ही ना। तब वो एक ऐसी स्टेज पर पहुंच जाएगा जहां वो जिंदगी और मौत के परे होगा, और कोई ऐसा इन्हें चाहिए जो कि अब तक इन्हें नहीं मिला। कोई ऐसा जो मार्टर बन जाए और इन्हें बता पाए कि मौत के उस पार क्या है। बेसिकली इन्हें जानना है आफ्टर लाइफ के बारे में कि मरने के बाद क्या होता है। इसलिए सालों से इस काम में लगे हैं, लेकिन इन्हें कोई मार्टर नहीं मिला। मिले हैं तो बस विक्टिम जिनका दर्द उन्हें खा जाता है। जैसे कि लूसी को वो लेडी दिखने लगी थी, और जो लेडी एना को मिली थी वो भी सुसाइड कर रही थी, यानी कि वो दर्द से ऊपर नहीं उठ पाए। आफ्टर लाइफ के बारे में जानने के लिए इंसान काफी क्यूरियस रहता है, इसलिए पूरा कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से सेंस बना रहा है। अमीर लोग जिनके पास दुनिया भर का पैसा है वो जानना चाहते हैं कि मरने के बाद उनका क्या होगा। वो एना को वो सारी फोटोज भी दिखाती है जो कि डिस्प्ले पर लगी थी, और बताती है कि इनकी मौत बेरहमी से हुई थी, लेकिन सारा दर्द इन्होंने झेला। इनकी आंखों में कुछ खास है। कहने का मतलब है कि ये सब मार्टर हैं जो कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पाए गए थे। उन्हें देखकर इनके मन में ये बात आई थी, और तब से ये सब चल रहा है, और ये चलता ही रहेगा जब तक इन्हें कोई मार्टर नहीं मिलता। फिलहाल इनकी नई सब्जेक्ट होगी एना। उसे भी चेंबर में डाल दिया गया, और वो काफी चिल्ला रही थी, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होगा। अब इसी तरह दिन बीतते गए और एना की हालत बद से बदतर होती गई। उसके बाल भी काट दिए, उसे दुनिया भर का दर्द दिया, और अब तो बेवजह मार खाते खाते उसकी बॉडी नम हो गई। वो उसे खाना देते जो कि खाने लायक था ही नहीं, साथ ही नहला देते, वो भी सिर्फ नाम के लिए। कुछ ही दिनों के अंदर उसकी वो हालत हो गई कि अब तो वो पहचान में भी नहीं आ रही। कोई बता ही नहीं सकता कि कुछ टाइम पहले एक अच्छी खासी हंसती हुई लड़की थी, अब तो उसने अकेले में बातें करना भी शुरू कर दिया।
खैर अब टेंशन की बात नहीं है, या फिर कहूँ कि है, क्योंकि उनका कहना है कि जल्दी इसकी सफरिंग एंड हो जाएगी। वो एक ऐसे स्टेज पर आ चुकी है जहाँ आज से पहले कोई भी नहीं पहुंचा, यानी कि वो दर्द से ऊपर उठ गई। अब उसे लास्ट स्टेज से गुजरना होगा, उसके बाद सब एंड हो जाएगा। वो उसे एक लैब में ले आए जो कि उसी घर में बनी हुई थी, और वहाँ स्टार्ट हुआ आखिरी काम जो कि था स्कैनिंग, यानी कि जिंदा ही उसकी सारी खाल निकाल दी गई। या हम ये भी जान पाए कि बिल्कुल पिछली फैमिली की ही तरह इसे टॉर्चर करने वाली फैमिली भी सेम इसी घर में रहती है, यानी कि वो सिर्फ मरे हैं। उन्होंने मैडम मुसेल को फोन करके बता दिया कि फाइनल स्टेज क्रॉस करके भी वो जिंदा बच गई, यानी कि वो बन गई उनकी सबसे पहली मार्टर। ये बात सुनते ही मैडम मुसेल वहाँ पर आ गई, क्योंकि उसने तो पूरी लाइफ इस पल के लिए निकाली है। वो उससे पूछते कि क्या तुम दूसरे डायमेंशन को देख पाई, यानी कि आफ्टर लाइफ। मुझे बताओ कि आखिर डेथ के बाद क्या होता है। और एना ने भी उसे बता दिया, लेकिन कोई और नहीं सुन पाया, यहाँ तक कि हम भी नहीं। अब अगले दिन पूरा कल्ट उस घर पर इकट्ठा हो गया था, क्योंकि फाइनली अभी ने वो राज पता चल जाएगा। अचल ऊपर जाता है मैडम मुसेल को बुलाने, क्योंकि वही राज जानती है। वो कहता है कि क्या सचमुच हमारे पास कुछ है। इससे आप समझ जाओ कि सालों से बस उन सबको गोली देते आ रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार उनके पास पक्की इन्फो मौजूद है। उसके जाने से पहले मैडम मुसेल उसे रोककर पूछते हैं कि क्या तुम जानते हो कि मरने के बाद क्या होता है, जो कि ऑफ कोर्स वो नहीं जानता। तब वो कहती है कि अंदाजा लगाते रहो। ये कहकर वो खुद को शूट कर लेती है, और कुछ इस तरह ये राज भी उसी के साथ चला गया। इसके बाद हम देखते हैं एना को, जो कि अब भी जिंदा है, लेकिन अब वो एक ऐसी स्टेट में है जिसमें वो ना तो बोल पाएगी और ना ही हिलेगी, बस वो नाम के लिए जिंदा है। पूरे 2 घंटे 15 मिनट तक ये आफ्टर लाइफ में रही। उसके बाद वापस आकर इसने मैडम मुसेल को सब बताया। उसके बाद ये स्टेट में चली गई, और अब वापस आने का कोई चांस नहीं। अब ये सीधा मृत्यु को प्राप्त होगी। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अब मैं जानता हूँ कि आपका रिएक्शन होगा कि भला ये क्या बात हुई, इतना टाइम दिया लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। और एग्जैक्टली यही तो प्लॉट है। इन लोगों ने सालों तक लोगों को टॉर्चर किया, उनको मारा, सिर्फ यही बात जानने के लिए। आपके हिसाब से वो क्राइम गलत है, लेकिन उसका प्रॉफिट आप भी ढूंढ रहे हो, और आपको ये बात पता चल जाती तो कहीं ना कहीं आप उस क्राइम को जस्टिफाई कर रहे होते कि एक्सपेरिमेंट तो जरूरी था, इससे काफी कुछ पता चल गया। और यही तो बात है, इंसान दुनिया भर की छेड़छाड़ करना चाहता है और करता भी है, लेकिन सारे राज वो नहीं जान सकता। इसी में उसकी भलाई है। मैडम मुसेल को भी ये एहसास हो गया था कि ये जो राज है ये राज ही रहना चाहिए, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। या फिर कुछ ऐसा प्रीशियस पता चला जो कि वो दूसरों के साथ शेयर करना नहीं चाहती थी, बल्कि खुद उसे एक्सपीरियंस करने के लिए उसने मौत चुन ली। अब ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अगर बात करें मूवी की, तो मूवी बहुत ज्यादा अलग है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इसका सब प्लॉट चेंज होता दिखाई दिया। पहले एक लड़की एस्केप हुई तो मूवी की दिशा कुछ और थी। लगा था कि लड़की के ट्रॉमा के साथ डील किया जाएगा, लेकिन फिर अचानक एक रिवेंज स्टोरी बन गई, उसमें भी एक डिमोनिक ट्विस्ट। उसके बाद ये बनी एक क्राइम थ्रिलर जिसमें लाशें ठिकाने लगाई गई, लेकिन आखिर में जाकर बिग रिवील हुआ और पता चला कि मूवी की दिशा तो एकदम अलग थी। आधे में ही एक मेन कैरेक्टर मर गई थी, जिससे हमें आइडिया हो गया था कि एना इसे रिप्लेस करेगी, लेकिन सिर्फ मूवी में। हमें ये नहीं पता था कि वो लिटरली लूसी को रिप्लेस करने वाली है। मूवी ने पहले आपके सामने कई सारे सवाल खड़े किए, फिर बाद में एक एक करके सबका जवाब दिया, लेकिन फिर भी ये बिना जवाब दिए एंड हो गई, जिससे ऑडियंस की सारी सेटिस्फैक्शन अपने आप ही खत्म हो जाती है, और ये इसकी खास बात है। तो बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। इसका बजट था 2.8 मिलियन यूरोस, और इसने कमाए थे 1.1 मिलियन डॉलर्स। इसका एक अमेरिकन रीमेक भी आया था 2015 में, जिसका नाम सेम है, और वो इससे भी ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन वो बहुत बेकार है। पास्कल ने बताया था कि वो इंस्पायर हुए थे हॉस्टल से, लेकिन सफरिंग के बजाय वो मूवी बनाना चाहते थे पेन पर। तो इलाई रॉथ की हॉस्टल ने भी कईयों को इंस्पायर किया है। इसकी कहानी लिखते वक्त पास्कल डिप्रेशन में थे, उन्हें सुसाइडल थॉट्स आते थे, तभी ये फिल्म इतनी डिप्रेसिंग है। पास्कल की पिछली फिल्म सेंट एंजी में मेन कैरेक्टर थी एना ज्यूरिन, और इसमें भी एना 2 मेन कैरेक्टर्स में से एक है, और दूसरी है लूसी ज्यूरिन। लूसी और एना का रोल करने वाली एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो दोबारा कभी पास्कल के साथ काम नहीं करेंगी। इससे हमें पता चलता है कि उनका एक्सपीरियंस पास्कल के साथ ठीक नहीं रहा। इसका एक एग्जांपल भी मेरे पास है। शूटिंग के दौरान एना यानी कि मोरियाना की 3 हड्डियां टूट गई थी, और उन्हें 6 हफ्ते बेड पर बिताने पड़े, तो इससे आप अंदाजा लगा लो। तीसरी सबसे ज्यादा पेमेंट लेने वाली एक्ट्रेस थी कैथरीन बेगिन यानी कि मैडम मुसेल, लेकिन वो फिल्म में नजर आती हैं 1 घंटे 1 मिनट खत्म होने के बाद, और वो भी सिर्फ कुछ ही देर के लिए। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे एक लाइक जरूर करना, और साथ ही कमेंट करके बताओ कि आपको मूवी कैसी लगी, कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे और क्या हो गया। या फिर अगर आपके कोई सवाल रह गए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, या फिर आपका कोई जवाब है या थ्योरी है तो वो भी आप बता सकते हो। कमेंट सेक्शन ओपन है, आप उसमें डिस्कस करेंगे तो और ज़्यादा मजा आएगा। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन हमेशा आपका साथ दे। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।